इन्हें चलाने क्या बोला, बाप तुम्हारा आएगा, अब की चिंता मत कर, चेहरे का खौल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। उनके घर में घुस के मारेंगे। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। भाई ये पाकिस्तानी फौज है, ये एलओसी पे बैठे हैं, और कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के देखें। बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर, बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर, बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर, बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर पाकिस्तान की बुज़दिल टीम ने हिंदुस्तान का खून खौलाने वाली हरकत की है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40,000 से ज्यादा भारतीय फौजियों की तरफ से छुट्टी की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ बहाने तराशे। कुछ फौजियों ने अपनी दरखास्तों में लिखा है कि वो बीमार हैं, कुछ फौजियों ने लिखा है कि उनके वालिदैन की तबीयत खराब है, इसलिए छुट्टी दी जाए। छुट्टी की दरखास्त देने वालों में भारतीय फौज के दर्जनों अफसर भी शामिल है। भारतीय फौजियों की तरफ से इतनी ज्यादा तादाद में दरखास्तों के बाद भारतीय फौजी हुक्काम ने भारतीय वजारत दिफा को लिखा है कि इन फौजियों का मामला हल किया जाए। अगर ना किया गया तो फिर नई भर्ती में वक्त लगेगा, जिसके लिए भारत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में? आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास? बंदोबस्त यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। 35 दिन 12 शहीद, 35 दिन 12 शहीद। एक मैसेज देना चाहता हूं सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि बहुत हो गया। जिस खुशी के लिए हम लोग उतने दूर दूर रहते हैं, वैसे जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क पे बात नहीं होती है। जिस माँ बाप की खुशी के लिए, जिस बच्चों की खुशी के लिए, जिस बीबी खुशी के लिए, कितने घर ऐसे लोग उजड़ गए हैं आप जानते हैं। अब बर्दाश्त नहीं। आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास वेपन है। ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई कोई समाज की नहीं है, ये लड़ाई कोई संविधान की नहीं है। अगर ये लड़ाई इन तीनों की होती तो शायद ये लड़ाई खत्म हो गई होती। 4 दिन मीडिया पे डिबेट होता है, फिर खत्म हो जाता है। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त मत करो। कसम खाओ अब, और कसम खाना पड़ेगा कि ये 2 साल 3 साल के लिए हम नहीं, जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक हम अपने जवानों का बदला लेते हैं। ये कसम खाना पड़ेगा आपको। आपको कोई स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत नहीं है। साला मर ही रहे हैं तो मार मरेंगे। कसम खाइए आप इस चीज को। बहुत हो गया। ये हमें सिंपैथी नहीं चाहिए ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हमको हमें अपने जवान के खून का बदला खून से चाहिए, नहीं चाहिए पैसा। साला 1 करोड़ रुपया कोई दे करके सेलिब्रिटी बन जाता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है वो क्या, उससे कोई नेता नहीं गया उन माँ से मिलने, उन बच्चों से मिलने। लगभग 3000 सैनिक उस रोड को बनवाने के चक्कर में, नक्सलों को खत्म करने के, आप सब जानते हैं ये सफाया कैसे होगी। इसलिए अब प्लीज बर्दाश्त मत करिए इस चीज को, अब बर्दाश्त मत करिए। बहुत हो गया। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई अब अपने लेवल से लड़िए, अपने दिमाग से लड़िए। मुझे बहुत दुख हुआ है, जिसको मैं शब्दों में आपसे बयान नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। मैं 26 राष्ट्रीय राइफल्स
कुमाऊं रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ स्थित अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस यूनिट में 26 राष्ट्रीय राइफल की अल्फा कंपनी में मैं अपनी पर्याप्त ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो कल रात को मैं ड्यूटी से उतरकर 8 बजे डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए गया, जबकि आज तक हमें सिर्फ उसी नजर से देखा जाता था, अछूत जाति की नजर से देखा जाता था। मैं जाति पाति को नहीं मानता, मैं सिर्फ देश की सेवा को मानता हूँ। ना मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई मजहब है, ना मेरा कोई धर्म। मेरा धर्म है तो मेरा हिंदू धर्म में मेरे देश की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को मैं कठोरता से निभा रहा हूँ, हिम्मत से निभा रहा हूँ। मगर मुझे ये नहीं पता था कि इंडियन आर्मी में भी जातिवाद होता होगा। मगर जब मैं डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए गया तो हमारा एक सीनियर ने मुझे बताया गया, बोला तू अछूत है, तू दलित है, तू हरिजन है, तू चमार है, तू डाइनिंग हॉल में खाना नहीं खा सकता। तो मैंने सिर्फ उसको यही एक सवाल पूछा कि सर इंडियन आर्मी की रूल्स रेगुलेशन की जो किताब है उनमें से आप मुझे ये साबित करके दिखाइए, मुझे दिखाई यही है कि ये कौन से रूल्स में लिखा हुआ है। तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था, मगर मुझे धक्का मार के डाइनिंग हॉल से बाहर निकाला गया। उसके बाद मैं हमारे कंपनी महोदय जो ऑफिसर कमांडिंग ओसी साहब को मेजर पुनीत शाह करके थे, तो मैं पुनीत शाह साहब के पास गया। मैंने बोला जैन साहब, उसके रूम में गया डायरेक्टली मिलने के लिए। बोला हाँ जैन। तो मैंने बोला साहब मुझे डाइनिंग हॉल से बिना खाना खाए निकाल दिया गया। बोला क्यों? मैंने बोला साहब मैं दलित हूँ, हरिजन हूँ, चमार नहीं हूँ साहब, मैं अछूत नहीं हूँ। बोला, उसने मुझे धक्का दिया और बोला तू मेरे रूम में कैसे आ गया? तू दलित है, तू अछूत है, तो तेरे आने से मेरा रूम अपवित्र हो गया, तू मेरे रूम में कैसे आया था? ऐसे करके उसने मुझे धक्का दिया और निकाल दिया। 250 पे उसके बाद जा रहे थे तो उन्होंने नक्सलियों ने आईडी लगाया था और आईडी से लैंड माइंस को उड़ा दिया। लैंड माइंस कम से कम 30 फीट ऊपर गई और नीचे गिरी। साहस हुआ तो फायरिंग करना शुरू कर दिए। वो नक्सली हमारे लैंड माइंस के सामने आना चाहते थे, वो लूटना चाहते थे हथियार को, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। जब तक हम जितना शक्ति थे हम सब फायरिंग करते रहे। फिर हमने सूचना किया थाने में। फिर करीब 1-1.5 घंटे बाद वहां से फोर्स आई और हम उसके बराबर फायरिंग करते रहे। हम ये कहना चाहते हैं सर, हम सबको यहाँ से तो भेज दिया जाता है जंगलों में ड्यूटी करने के लिए, लेकिन सरकार हमें उतनी व्यवस्था नहीं देती है। इंसास लेके भेज दिया जाता है जंगलों में, ना बीपी जैकेट मिलती है, ना कुछ नहीं। ऐसे में क्या होगा हमारा सबका? कैसे करें हम सब, कैसे लड़ते हैं उसको हम जानते हैं सर। सुन रहे हैं मेरी बात को, ये प्रधानमंत्री सुन रहे हैं मेरी बात। मेरा दिल को दर्द तो मेरे को फौजी आदमी, मैंने कभी ये काम देखा नहीं। मेरे को वकील साहब ने सारा दिया, उसके रिश्ते को ठेक के मारा। मेरे को रिश्ते पिछते मैं नहीं, उसका रिश्ते को मैं नहीं मानता, किसी का रिश्ते पिछते को जबरदस्ती में रखे के जीव काट तो पूरा बर्बाद कर दिया सर मेरे को। मैं रोड पर आ गया हूँ सर, मैं क्या करूँ अब? मैं कारगिल युद्ध भी लड़ा सर, मेरे को मेडल भी विजय सर का, मैं युद्ध विजय मुझसे क्या फायदा हुआ मेरा? मेरे मेडल भी बेकार गया मेरे को, जब सारी जमीन संपत्ति लुट गई सर मेरी। मैं उसके पर जाता हूँ, शहीद हो जाऊँ बॉर्डर पे, मैं यहाँ ना आता सर, यहाँ शहीद हो जाऊंगा घर में आकर। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर है। कहीं पैसा नहीं है, छुट्टे लेके जाओ तो खुले पैसा नहीं लेता है। बैंक में जाओ, अगर 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो पहले बोलते हैं कि ग्रीन कार्ड बनाइए। ये कहाँ की अच्छी सरकार है? कहाँ का ये न्याय हो रहा है? ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ उसी टाइम की मंच की सरकार थी, जो मंच में ने दिखाया वही ये कर रहे हैं।
आपने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आपने खाने को लेकर अपना बात कही थी, लेकिन उस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपको निष्कासित कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि जो सरकार ने दावे किए थे, वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपको लगता है कि आएंगे? शायद इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लाते मारी जा रही हैं और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूँ, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार कमेटी। आज ये जवान रोडों पे भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को होता है। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है? काहे के अच्छे दिन? हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वहीं सरकार कह रही है कि हम एक के जगह 4 सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो एक की जगह 4 से एक भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की, उस टाइम मैं वहां उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूं। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है। सरकार हमने ये किया, वो किया। फौज का वो काम है, वो अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्याएं हो रही? 700 जवान बीमारी से मर चुके। सरकार क्या इन्होंने क्या ध्यान दिए? आज पैरामिलिट्री के जवानों के इन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। जबकि अफसरों को इतने जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर, आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम या उपचार के कोई पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, वो मरे जी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की। वो अपने पैसे से इलाज कराता है। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ, कहा था कि 1-1 करोड़ देंगे। आज उन जवानों के परिवारों से पूछो, अभी तक पेंशन तक नहीं मिला। तो सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। ये जवान, जितने भी जवान है, सब पीड़ित जवान है, सब डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, सब झूठे केसों में फंसाएगा। यदि सरकार चाहती है जवानों को भला, तो कमेटी गठित करे और निष्पक्ष जांच करे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, 2 घंटा हो गया जी सर, और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा डीजी के बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। 2 घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई। मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई। मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे पास नहीं आया है, मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिर घटना हुई कैसे? अरे बाप रे, आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी मैं मर जाऊंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, 2 घंटा हो गया जी सर, और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा डीजी के बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। 2 घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई। मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई। मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे तो ये थी डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत सिंह की वो आखिरी आवाज। कमांडेंट इंद्रजीत आज प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गए। वो घायल अवस्था में 2 घंटे तक तड़पते रहे, इलाज की गुहार लगाते रहे और आखिरकार इस दुनिया को मेरे को। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई। मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे पास नहीं आया है, मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिर घटना हुई कैसे? अरे बाप रे, आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी मैं मर जाऊंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ये जो आप देख रहे हैं, ये IRCTC के द्वारा मिला गया खाना है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स को खिलाया जा रहा है। आपके सामने अभी ये सील पैक है, पूरी तरह से देखिए। अब ये सील पैक खुल रहे हैं, आपको चावल के गेंद बना के दिखाएंगे, जो कि प्योर प्लास्टिक के चावल है। बनाइए गेंद। आज दिनांक 20 दिसंबर 2017 को ये प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे हैं और फौज को गुमराह किए जा रहे हैं और IRCTC लूटा जा रहा है पूरी तरह से। अभी यहाँ पे कोई अभी खाना भी खा लिया है और अभी पेट दर्द भी शुरू हो गया है। आपके सामने ये लाइव देखिए।
देखिए, ये देखिए, एकदम गेंद की तरह कूद रहे हैं। चलिए, ये माधवपुर स्टेशन से ये खाना मिला था। माधवपुर स्टेशन से खाना दिया गया है IRCTC की तरफ से, राजस्थान, सवाई माधवपुर, राजस्थान। ठीक है, आप लोग इसको शेयर करना और पोस्ट करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सवाई माधवपुर स्टेशन का जांच हो सके कि आखिर रियल क्या है। ओके, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। क्या बना? हाँ, ये देख तो लिया तुम्हें, इधर देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 आइटम है भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी दाल में, और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही ऐसे भी काट के अपने बैंक को हेडक्वार्टर में यही हाल है, क्या करेगा। अरे फिर मर जाएंगे खाना खा के, ठीक हो जाएगी ऐसे तो। हाँ, डाल दे, और क्या, तेरा भी डाल दे। चल ठीक है भाई, सुभाष, क्या करें, लाइट भी नहीं चलाया, जनरेटर चला दे, कम से कम लाइट तो आ जाए बड़ी मोटी। सब ठीक है। अरे गिर गया। अरे यार, इसको डिस्पर्स हो जाओगे अपने आप ही। खड़े हो जाओ, पूरा चांस है, ऐसी बात नहीं। अगले बार पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो फर्जिकल स्ट्राइक, फर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल हमलों के ड्रामे पर भारत में हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ पड़ी। बीजेपी के रहनुमा और यूनियन मिनिस्टर रविशंकर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर चढ़ दौड़े। केजरीवाल और चिदम्बरम ने भारतीय सरकार की जानिब से किए जाने वाले सर्जिकल हमलों के दावे पर सवालात उठाए थे। केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज अपने वीडियो बयान में कहा था कि अगर भारत ने सर्जिकल हमले किए हैं तो इसके सबूत दे, क्योंकि पाकिस्तान और आलमी मीडिया सर्जिकल हमलों को झूठ
झूठ करार दे रहा है। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर ने केजरीवाल को जवाब दिया कि उनका बयान महज पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइन बनवाने की खातिर था और केजरीवाल पे तंज का निश्तर छोड़ा कि उन्हें भारतीय फौज की बहादुरी पर यकीन नहीं। रविशंकर ने कांग्रेस के रहनुमा चिदम्बरम पर भी तनकीद की। चिदम्बरम का कहना था कि अगर सर्जिकल हमले किए गए तो उन्हें पब्लिक नहीं करना चाहिए था। ये मोदी की गैर जिम्मेदारी है जिसकी वजह से दुनिया अब उन्हें झूठा कह रही है। सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक भारत का झूठ बेनकाब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप ने भांडा फोड़ दिया। कहा, आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत सामने नहीं आया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान स्टीफन ग्रोजिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी मुबस्सिरीन ने पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय फौज की फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। LOC पर भारतीय फौज के सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत सामने नहीं आया। दूसरी जानिब भारत के वजीर इत्तलात ने अपने मीडिया के झूठ का एतराफ कर लिया। राज्यवर्धन सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का नया वर्जन पेश कर दिया। भारतीय वजीर ने कहा कि सिर्फ जमीनी फौज पाकिस्तानी हुदूद में गई, फजाई कार्रवाई नहीं की गई। Listening, and I want to now ask you very clearly, because you believe that in a sense politics is being played now, I presume, over this surgical strike. Do you believe, Ajay, as a former army officer, as someone who served the defense services, how do you see this politics now affecting the army? Do you believe that the video evidence should be made public, as is being suggested by some? Rajdeep, I think the first thing which becomes very evident in this debate and in a lot of the debates in the public sphere, that it has become in some way anti-national to question these strikes. The BJP is taking refuge behind the army. It is saying that anybody who questions the strikes is in some way questioning the integrity and the word of our brave soldiers. Our brave soldiers seems to be the shield which will cover any inquiry about these strikes. Now, just to put on the record, when the DGMO made his very careful announcement about the strike, he did not mention that it was a cross-border surgical strike. That was all done in background briefings and background sort of planted stories and so on. The army, let us be clear, has not claimed a cross-border strike. It has claimed strikes on terrorist camps along the line of control. And I underline the word along, not across. But at the same time, you know, you find that all the spokespeople, all the political parties have fallen into this trap that if we ask for proof, if we question the Indian army in some way, then we will be accused of being anti-national. Let me put it down straight over here. I, as an analyst, I, as a former military person, I welcome any inquiry and I welcome the sort of the need to establish certainly and for sure that this cross-border strike took place. How do you do that? Why do I do it? Because How do you do that? the government of How do you India, do that, I mean, Ajay you have Shukla? to be clear. How I'll do tell you do that? Rajdeep. Because there will be those I'll who will tell say you that one will thing. result in a compromising let of me national first security. just make one more point. Let me make. This is the second myth which has been created, that if you put into public domain any information about this operation, national security will be compromised. This is the oldest trick in the book. And I can tell you as a military professional, no national security will be compromised if you put in place a video footage of a tactical operation. It has very little to do with national security. This is a complete hoax and a myth. नहीं है, लेकिन सर उसको सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने नहीं बोला। मैंने किसको? जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई भी हैं, तो मैंने कहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ।